जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सभी लाइव हैं, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग भाई सभी को, बहुत अच्छे। तो पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था यहाँ पर सवाल में कि वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पर ये दो क्वेश्चन के नंबरिंग गलत थे, उसको सुधार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जो है हमने पढ़ा था डिवीजन बाय एक्सिस, और डिवीजन बाय एक्सिस में ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मैंने इसको करेक्ट करवा दिया है। फिर उसके बाद ये होगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद उसके बाद जो है तब हम पढ़ रहे थे स्लोप ऑफ लाइन। आज हम पढ़ेंगे क्या, स्लोप ऑफ लाइन हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपन प्राप्त करते हैं और उसके बाद जो है, ठीक है, लाइन के अलग अलग फॉर्म अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये करेक्ट करवा दिया मैंने। चलिए, ख्याल रखिए सर आप अपना, जान बसते हो हम एस्पिरेंट्स में आप। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन कुल मिलाकर हम लोगों ने 16 कर लिए हैं और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी शीट बनी है आप लोगों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है। एक ऐसा शीट होगा, एक ऐसा जो है कंटेंट होगा, एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपको दुनिया भर की जितनी जानकारी है वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित मिलेगी। जहां पर बहुत ज़्यादा, देखो एक एस्पिरेंट का दुख क्या होता है, एक एस्पिरेंट की दिक्कत ये होती है, जैसे मैं भी जब शुरू में था मुझे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था, तो जब मैं तैयारी कर रहा होता था तो क्या होता था कि एक जगह कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं मिल पाता था जहां से हम सभी बातों को जान पाएं। पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, कब क्या हो गई। तो सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत ही अपने आप में एक यूनिक शीट मैंने बनाई है जिसको मैंने प्रीवियस ईयर के साथ अपडेट भी कर दिया है ताकि कोई भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। कोई एस्पिरेंट अगर वीडियो नंबर 1 से सभी वीडियोस को लगातार देखता है तो उसके हर पॉइंट टू पॉइंट पर क्लियर होते जाएंगे। साथ में एक और बात बता दे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो बहुत ही टफ होता है समझने के लिए, मतलब ये इतना टफ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ट्रिगो पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परेशानी हो सकती है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बार बार वीडियो को देखेंगे और बार बार शीट्स को लगाएंगे। इसी परेशानी को देखते हुए मैंने एकदम नॉर्मल लेवल से हर वो बात को डील करने की कोशिश की है। इंग्लिश में, हिंदी में, हर वो बात को जो है मैंने लिखा है। पीपीटी में आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ मिलेगा और जो आपका शीट मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, तो क्वेश्चंस होंगे जो मैं क्लास में करवा रहा हूं। तो अच्छे से देखेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका ये पॉइंट क्लियर हो। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की ढाल, ठीक है। और रेखा की ढाल में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अच्छे तरीके से एक एक बातें लिखी गई हैं। जरा पढ़िए क्या लिखा गया है। किसी भी रेखा का ढाल यानी स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, अगर कोई लाइन कोई एंगल थीटा बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, देन द टेंजेंट ऑफ दैट लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। जैसे समझते हैं इसको, ये कहा क्या गया असल में, जैसे मानिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और ये आपकी एक रेखा हो गई। ये रेखा यहाँ पर जो थीटा एंगल बनाएगी ना, ये रेखा यहाँ पर जो थीटा एंगल बनाएगी, उस थीटा एंगल को क्या कहते हैं, यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। उस थीटा एंगल को यहाँ पर क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन कहेंगे। आगे चलकर ये भी देखेंगे कि इसका स्लोप कैसे निकाला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बात कि अगर मुझे स्लोप निकालना है, अगर मुझे रेखा की ढाल निकालनी है तो कैसे होगा। अब ये स्लोप जो है, ये थीटा एंगल जो यहाँ पर ये बना रहा है, एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है। यानी यूं कहिए किसी भी रेखा का एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव है, ये 30 डिग्री पर झुका है कि 45 डिग्री पर झुका है कि 60 डिग्री पर झुका है, वहीं इस रेखा का क्या कहलाएगा, ढाल कहलाएगा, वहीं इस रेखा का स्लोप कहलाएगा, ठीक है। अब स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं, तो स्लोप को हम जो है m से डिनोट करते हैं और m का मान होता है tan थीटा। यानी थीटा 30 डिग्री है तो उसका स्लोप tan 30 यानी 1/√3 होगा। 60 डिग्री है तो tan 60 यानी √3 होगा, ठीक है। जैसे मानिए यहाँ पर उसके अलावा ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आपका एग्जामिनर बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, फाइंड द, आपका एग्जामिनर बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक ऐसी रेखा का आप स्लोप बताइए, ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल, मेकिंग 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक रेखा की ढाल बताइए, एक रेखा की ढाल बताइए जो
एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपका आंसर क्या होगा? आप सिंपल एक लाइन में बोलेंगे सर कोई भी लाइन का जो स्लोप होता है वो m से डिनोट किया जाता है, और m जो होता है वो क्या होता है? tan थीटा होता है। यहाँ पर थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान 30 डिग्री है, यानी tan 30 का मान कितना हो गया? तो 1/√3, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्लोप होगा वो कितना होगा? 1/√3 होगा। कितना होगा? 1/√3 होगा। जैसे हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन होगी, कहीं से भी गुजर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर से भी गुजर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन से भी गुजर सकती है, कोई बात नहीं। तो एक लाइन हो सकती है जो यहाँ पर थीटा जो है यहाँ पर इसके साथ कितना बना रही है? 30 डिग्री। तो कहा गया है ये जो लाइन आपने बनाया है, ये जो भी लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा? तो इसका स्लोप बराबर tan 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया बात? इसी तरीके से 45 डिग्री देगा तो 45 का बताएंगे tan 45 का स्लोप कितना होता है? तो 1 होता है। उसके अलावा अब क्या होगा? जैसे मानो आपका एग्जामिनर कोई भी एक लाइन देगा तो वो दूसरा तरीका आपसे पूछ सकता है। जैसे आपका एग्जामिनर क्या करेगा? आपको एक ऐसी रेखा दे देगा। पहली बात तो वो आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस या कुछ भी ऐसा एक पॉइंट दे सकता है, ठीक है। जैसे मानिए इसने एक एक्सिस को दे दिया और इस एक्सिस से क्या हो रहा है? इस एक्सिस से एक रेखा को उसने ऐसे मान लो कि बना दिया और कहा कि यहाँ पर जो पॉइंट है ना, मान लो ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है आपको 5 और 5 है, ये पॉइंट हमारा 5,5 है, और दूसरा वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर इसने कह दिया 2,3 है, या 3, कितना है? 2 है। x पर 3 है, y पर 2 है। आपको ये दिख रहा है बात? और कहेगा कि ये तुम्हारा एक लाइन है, इस लाइन पर दो बिंदु हैं, एक 3, 2 और एक 5, 5। बताओ कि ये जो यहाँ पर कोण बना रही है ये कितना बना रही है? या थीटा का मान पूछेगा। थीटा का मान नहीं पूछेगा तो आपको बोलेगा कि बताइए इसका स्लोप कितना है। ठीक है, बताइए इसका स्लोप कितना है। तो एक बात को ध्यान रखिए, स्लोप को हम बहुत तरीकों से बता सकते हैं। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि अगर कोई लाइन अगर थीटा बना रही है तो कैसे स्लोप निकालेंगे, किसी पॉइंट से स्लोप कैसे निकालेंगे। तो इस बात को जान लीजिए, अगर हमें थीटा का मान दिया गया है तो हम स्लोप को बताएंगे m बराबर tan थीटा। ठीक है, अगर हमें थीटा का मान दिया है तो m बराबर tan थीटा बता देंगे। लेकिन ये सवाल में देखिए यहाँ पर कहीं भी थीटा का मान नहीं दिया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि एक बिंदु ये रही, दूसरी बिंदु ये रही, और आप यहाँ पर स्लोप बताओ कि इसका जो झुकाव है वो कितना है, बिना थीटा का मान बताए। स्लोप की वैल्यू जो है वो पूछेंगे ऑप्शंस में, 1/3 है, 5/7 है, 9/12 है, वो कितना है। ठीक है, तो इस केस में हमेशा को ध्यान रखें, जब भी हमारे दो पॉइंट दिए जाएंगे, पहला पॉइंट होगा हमारा x1, y1 और दूसरा पॉइंट होगा हमारा x2, y2, तो उस केस में हम जो स्लोप बताएंगे वो हमेशा ध्यान रखेंगे स्लोप बराबर कितना होगा, तो y2 माइनस y1। कितना होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो हम इसको डिटेल में भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस पॉइंट को ड्रॉ किया, आपने इस पॉइंट को भी ड्रॉ किया, ठीक है, फिर आपने ये भी पॉइंट बनाया, आपने ये भी पॉइंट बनाया। तो असल में क्या है कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो y2 है, और ये कितना है, y1 है। तो ये दूरी निकल जाएगी। उस हिसाब से फिर यहां पर एक झुकाव हम बनाएंगे, और ये थीटा का मान बताने के लिए हमें पता है tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये जो मान आएगा ये आएगा हमारा y2 माइनस y1, और यहां पर जो मान आएगा वो आएगा हमारा, ये वाला जो मान आएगा वो आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1। तो हमें पता है स्लोप बराबर कितना होता है, गौर से देखेंगे, हमें पता है स्लोप, और स्लोप बराबर होता है tan ऑफ थीटा। स्लोप बराबर कितना है? tan ऑफ थीटा। यहाँ पर ये जनाब जो है, यहाँ पर देखो मिटा देता हूँ थोड़ा साइड में, यहाँ 3,2 लिख दे रहा हूँ, ये हमारा थीटा हो गया। तो हमें ये tan थीटा का मान पता करना है, ये tan थीटा का मान पता करना है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, तो पूरा y2 है, इतना y1 है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये y2 माइनस y1, पूरा का पूरा x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1। यानी असल में स्लोप बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई बेस x2 माइनस x1। क्लियर है?
तो हमको एंगल देगा तो हम सीधा एंगल बता देंगे। लेकिन अगर हमारा एग्जामिनर एंगल नहीं देता है, ठीक है, वो 2 पॉइंट दे देता है, तो उस केस में वही स्लोप हमारा हो जाता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जैसे अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बात करें तो y2 5 है और y1 हमारा 2 है, तो 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3। x2 हमारा 5 है और x1 हमारा 3 है, तो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2, यानी इसकी जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी 3/2 आ जाएगी। क्लियर है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जैसे इस सवाल में देखिए आपसे कहा गया है एक ऐसा स्लोप पता करने का, ठीक है, उस लाइन का स्लोप, उस लाइन की ढाल, उस रेखा की ढाल पता करे जो इन दो बिंदुओं से गुजरती है। तो हमें पता है कि अगर तुम हमको थीटा का मान दोगे तो हम बता देंगे कि जो हमारा स्लोप होता है वो tan थीटा होता है। लेकिन सवाल में थीटा का मान नहीं दिया गया तो ये नहीं लिखेंगे, फिर हम बताएंगे जो स्लोप होता है वो कितना होता है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस कितना हो जाएगा तो x1 के। ठीक, ये x1 y1 x2 y2, तो 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 7 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर 4/3 होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। किसी भी रेखा का ढाल उसके थीटा से बताया जा सकता है, और अगर थीटा नहीं दिया गया है तो आपको जैसा कि मैंने बताया हम थीटा निकालेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 है और बेस हमारा x2 माइनस x1 है। क्लियर हो गया ये बात? चलिए जैसे एक और क्वेश्चन, अब देखिए यदि दो रेखाएं हमारी क्या होती हैं समानांतर, ये आगे चलकर मैं बताऊंगा कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो गई, आगे चलकर क्या हो गया, जैसे मानो यहां पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, तो इनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक रेखा ऐसी है, दूसरी रेखा ऐसी है, ये परपेंडिकुलर हो गए, तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होगा। इसके बारे में आगे चलकर हम और अच्छे से डील करेंगे, अभी बस इतना जानेंगे। दो रेखाओं का, दो रेखा, कोई भी दो रेखा है, कोई भी दो लाइन है जिसका अलग अलग इक्वेशन है, तो उनका स्लोप अगर वो पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। इसके ऊपर हम अच्छे से सवाल आगे चल के लगाएंगे, अभी बस इतनी जानकारी काफी है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो यहां पर टोटल कुल मिलाकर स्लोप से संबंधित हमें 5 पॉइंट पढ़नी है। ठीक है, ये पांचों पॉइंट को हमने यहां पर अच्छे तरीके से लिख दिया है। पॉइंट नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट नंबर 3 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट नंबर 4 इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट नंबर 5 जनरल फॉर्म। टोटल कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो 5 पॉइंट दिख रहे हैं। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, हर बात को हम बड़े ही डिटेल में जानेंगे। मतलब यूं समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्लोप इन 5 तरीकों से निकाला जा सकता है। ठीक है, tan थीटा और ये सब तो अलग की बातें हैं, लेकिन इनसे संबंधित आपके पेपर में चाहे CHSL हो गया, MTS हो गया, या फिर अलग अलग परीक्षाएं हो गई, कैट में भी हो गया, सीजल के मेंस में हो गया, वहां पर इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टोटल 5 पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है कि भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के बारे में जानते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के पहले आपको एक वर्ड यहां दिख रहा होगा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब प्रतिच्छेद। ठीक है, तरुण कुमार कहते हैं क्या सर ये लाइव है, बिल्कुल लाइव है मेरे भाई, लाइव सेशन चल रहा है। ठीक है, अब देखो तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद। लेकिन इंटरसेप्ट ठीक है, प्रतिच्छेद जानते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रतिच्छेद का मतलब क्या हो गया, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, फिर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानेंगे। तो पहले इंटरसेप्ट के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, फिर इंटरसेप्ट से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में हम जानेंगे। जैसे क्या होता है कि हम यहां पर कोई कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, और इस एक्सिस में एक ऐसी रेखा हमने खींच दी है। ये क्या की है, हम एक रेखा खींच दी है। अब ये रेखा जो है ना, ये आपको x पर कहीं ना कहीं काटती है और ये y पर कहीं ना कहीं काटती है। तो x पर काटती है तो ये जो दूरी होगी x की, इसको कहते हैं कि ये x का क्या है, तो ये x का इंटरसेप्ट है, यानी x पर इसने इतने का चाप बनाया है। ठीक है, और y पर जितने दूरी पर काटेगी, जितने दूरी पर 5 पर 10 पर 15 पर, ये y का इंटरसेप्ट होगा, y का चाप होगा। तो जितने पर ये x पर काटती है वो x का इंटरसेप्ट होता है,
जितने पर ये y को काटती है वो y का इंटरसेप्ट होता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, द x इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। x का वो कोऑर्डिनेट है जहां पर ग्राफ x एक्सिस पे काटेगी, और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर वो y पर काटेगी। समझ में आ गया बात? ठीक है, कोई समस्या की बात है यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है? आगे चलकर हम ये भी पढ़ेंगे कि कोई अगर इक्वेशन है, जैसे मानो मैंने यहाँ पर कह दिया कि एक रेखा है, एक रेखा है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट इस लाइन है, इस लाइन ने यहाँ पर जो काटा है वो काटा है 5,0 पर, और यहाँ पर काटा है यहाँ 4, ठीक है, या 0,4 पर, 0,4 पर। आपसे पूछा जाएगा बताओ कि इसका x का इंटरसेप्ट कितना है, यानी x में चली गई चाल कितनी है, तो बोलेंगे सर x का चाल हमारा हो गया 5, यानी x इंटरसेप्ट कितना है तो 5। y इंटरसेप्ट कितना है तो y का मान कितना है 4, तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा 5। साथ में ये भी बोलेगा इस इंटरसेप्ट की लंबाई बता दो, इस इंटरसेप्ट की लंबाई कितनी है, तो हाइपोटेनस बता दोगे, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो इस इंटरसेप्ट की लंबाई भी बताई जा सकती है। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 और 16 √41 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस इंटरसेप्ट की लंबाई भी पूछा जाएगा कल के दिन, तो इस इंटरसेप्ट की लंबाई भी हम बता सकते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या होता है वो भी आगे चलकर एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। फिलहाल जो हमें समझना है वो हमें क्या समझना है, वो हमें बस ये समझना है कि x पर जितने पर काटेगा वो x का इंटरसेप्ट होगा, और y पर जितने पर काटेगा वो y का इंटरसेप्ट होगा। साथ में कैसे पता चलेगा कि ये x पर कितने पे काट रहा है, तो जरा गौर से देखो, यहाँ जब ये x पर काटता है तो इसका y क्या हो जाता है 0, और जब ये y पर काटता है तो x कितना हो जाता है 0। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी लाइन, यहाँ ये एक्सिस है, ये लाइन हमने खींचा है, तो x पर देखो, x वाली रेखा पर कभी भी y का मान कितना होता है 0 होता है। यानी अगर इसको लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 5,0, जहां पर इसके y को मैं क्या बना दूंगा 0 बना दूंगा। और अगर y पर आप इसको जब भी काटेंगे तो y पर हमेशा x का मान कितना आएगा 0 आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी कोई रेखा x एक्सिस पर काटेगी तो y एक्सिस या y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब y एक्सिस पर काटेगी तो x का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा। ये बात क्लियर है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी के सामने। कहा गया है फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। इस लाइन का इंटरसेप्ट आपसे पूछा गया है कि ये कितने कितने का चाप बनाएगी। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि अगर आपको x का मान पता करना है तो y का मान क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। y का मान जैसे आप 0 करते हैं, ठीक है, आप यहां पर जैसे y का मान 0 करते हैं तो आप बोलते हैं सर y का मान 0 करते ही 3x बराबर आ जाता है किसके 12 के, यानी x का मान कितना आ जाएगा तो x का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप x का मान 0 कर देंगे। जब x का मान 0 करेंगे यहाँ पर तो y का मान कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, तो बोलेंगे सर 4y बराबर हो जाएगा 12 के, यानी y का मान आ जाएगा हमारा 3। y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया भैया इसका इंटरसेप्ट जो है x पर 4 का होगा और y पर 3 का होगा, यानी 4 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 and 3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? मतलब ये एक ऐसी रेखा होगी, देखो ये लाइन होगा, x पर ये 4 पर काटा है, y पर 3 पर, ऐसा लाइन होगा जहां x पर ये 4 पे काटा, यहां पर 3 पर काटा। कल के दिन हमारा एग्जामिनर हमसे पूछे कि ये इंटरसेप्ट जो है इसकी तुम लंबाई बता दो कितना होगा, तो ये 4 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इंटरसेप्ट का अगर लंबाई भी पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे 5 बताएंगे। क्लियर है भाई? कोई समस्या की बात भाई? ठीक है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने यहां पर देखा y को 0 रखने पे x का मान 4, x को 0 रखने पे y का मान 3। इस तरीके से हमने इसके इंटरसेप्ट जो है वो निकाल लिए। कभी भी इंटरसेप्ट निकालना हो, x का मान निकालना है, y को 0, y का मान निकालना है, x को 0। इस तरीके से जो है आप इस सवाल को बना पाएंगे। कोई दिक्कत की बात? जैसे अगला सवाल देखिए, आपसे अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, उस इंटरसेप्ट की लंबाई बता दो, उस इंटरसेप्ट की लंबाई बता दो कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। तो मैंने क्या कहा, इंटरसेप्ट का लंबाई बताना है तो पहले x का मान बताओ, फिर y का मान बताओ, और इंटरसेप्ट का मान हमेशा याद रखना कि इंटरसेप्ट की लंबाई जो होती है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है, रूट अंडर होता है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है, रूट अंडर होता है। अगर हमें x का मान निकालना है, तो y को 0 रखना पड़ेगा। जैसे y को 0 रखेंगे तो 12x 108 के बराबर, यानी 12 से जब आप इसको काटेंगे तो 12 नवा 108 होता है। 12 नवा 108 होता है, यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आपको y का मान निकालना है, ठीक है, उसी तरीके से जब आपको y का मान निकालना है तो आप इसको क्या कर दो, 0। तो आप बोलोगे सर -9y बराबर हो जाएगा 108 के। तो 9 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -12, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12। तो हम बोलेंगे सर y की वैल्यू कितनी है, -12, ठीक है। अब आप यहाँ पर इंटरसेप्ट की जो दूरी है वो बता देंगे, तो बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर जमा -12 का स्क्वायर। तो 9 12 कितने का ट्रिपलेट बनाता है, 15 का। तो इसका जो आएगा लंबाई कितना आएगा, 15 यूनिट आएगा। समझ में आ गया बात? छोटी सी बात थी। कल के दिन हमसे इंटरसेप्ट पूछता है तो हम इंटरसेप्ट बताएंगे, और इंटरसेप्ट की लंबाई पूछता है तो उसकी लंबाई बताएंगे। इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, x का मान निकालना है, y को 0, y का मान निकालना है तो x को 0। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, आप इंटरसेप्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर आप इंटरसेप्ट ऐसे नहीं निकालना चाहते तो समझिएगा मेरी बात को। असल में क्या होता है, कोई भी जो लाइन होती है ना वो इस फॉर्म में होती है कि उसमें ax प्लस by प्लस c बराबर होता है 0। कोई भी दुनिया की कोई भी लाइन इसी फॉर्म में होती है। जैसे मानिए मैंने कोई रेखा लिखी और उस रेखा को मैंने क्या लिखा, 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, या मान लो 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 मैंने लिख दिया, और मैंने कहा बताओ इसका x का इंटरसेप्ट कितना होगा, y का कितना। तो एक तो तरीका हो जाता है x को 0 y को 0 करने का, और दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम इन सभी इक्वेशंस को क्या करेंगे, c से भाग कर देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लो हम इसको किससे भाग कर देंगे, जैसे मानो c को आप उधर लेकर जाओ, ठीक है, आप c को उधर लेके जाओ तो ये लाइन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 6 के। अब सभी में जो है ये कांस्टेंट टर्म से हम भाग कर देते हैं, 6 से भाग कर देते हैं। तो जब हम इसको 6 से भाग कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2x बटे 6, यहां पर हो जाता है 3y बटे 6, और बराबर हो जाता है 6 बटे 6 के। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, जब ये इसके बराबर हो जाता है तो ये इसको 3 बार में काटता है, ये इसको 2 बार में काटता है। तो हम कहते हैं x बटे 3 जमा y बटे 2 बराबर हो जाता है 1 के, और जिसके नीचे जो आता है वही उसका क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर कि एक इंटरसेप्ट का जो फॉर्म होता है वो हमेशा ऐसा होता है, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो ये 1 होता है ये x का इंटरसेप्ट होता है। ठीक, ये कितना होता है, तो ये x का इंटरसेप्ट होता है, और ये जो b होता है ये किसका इंटरसेप्ट होता है, तो ये y का इंटरसेप्ट होता है, y का प्रतिच्छेद होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? जैसे मानिए पीछे के सभी क्वेश्चंस को देखिए, आप एक बार दोबारा से देखिए, कहा गया था कि इसका इंटरसेप्ट बताओ, इंटरसेप्ट कितना होगा। तो एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, ठीक, और नहीं तो दूसरा तरीका आप देखिए कि दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड मेथड आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं आपके क्लास नोट्स में। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि आपको जो यहाँ कांस्टेंट दिया जाएगा ना, इस कांस्टेंट से सब में भाग लगा देंगे। पहले इस कांस्टेंट को दाहिने साइड लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर में कितना, तो बराबर में 12। 3x प्लस 4y बराबर में 12, और उसके बाद जो ये कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट से सब में भाग कर दीजिए। तो आप इसमें भी 12 का भाग लगाएंगे, इसमें भी 12 का भाग लगाएंगे, इसमें भी 12 का भाग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ताकि यहाँ पर a बना दें, 1 बना दें। और 1 बनाने से क्या होगा, तो इंटरसेप्ट का जो फॉर्म होता है x अपॉन a जमा y अपॉन b बराबर 1, ये इस फॉर्म में किस में हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इस फॉर्म में ये अपने रूप को ले लेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जब इस फॉर्म में करेंगे तो ये इसको 4 बार में काटेगा, ये इसको 3 बार में काटेगा। तो आप देखेंगे x बटे 4 जमा y बटे 3 बराबर आ गया 1 के। x के नीचे जो होता है वो x का इंटरसेप्ट, y के नीचे जो होता है वो y का इंटरसेप्ट, यानी 4,3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया बात। उसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंटरसेप्ट की लंबाई, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि वो कहां कहां पर इंटरसेप्ट मारता है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी लंबाई कैसे निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर हम इंटरसेप्ट की लंबाई पता करने के लिए अगर हम अपना सेकंड मेथड का प्रयोग करें, तो मैंने आपको क्या कहा, इंटरसेप्ट दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। दोबारा से मेरी बात को सुन लीजिए, अपने कॉपी में लिखना है, लिख लीजिए। इंटरसेप्ट दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। अगर x का मान निकालना है y को 0, y का निकालना है x को 0, ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में बदलो। जैसे एग्जाम में आप इक्वेशन भूल गए तो x 0 y 0 करके निकाल लोगे, और अगर इक्वेशन याद है तो कैसे करोगे, 12x माइनस 9y, कांस्टेंट वाले टर्म को दाहिने साइड लेके चले जाओ 108। अब कांस्टेंट 108 है ना, तो सब में 108 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। आप यहां भी 108 का भाग लगा दो, यहां भी 108 का भाग लगा दो, यहां भी 108 का भाग लगा दो। समझ में आ गया मेरा बात। 12 से ये कटा कितनी बार में, 9 बार में। 9 से कटा कितनी बार में, 12 बार में। तो x के नीचे 9 आ गया, क्या आ गया, x बटे 9। ठीक है, y के नीचे कितना आ गया, 12। ये 12 नहीं है, याद रखना -12 है। याद रखना यहां पर साइन माइनस का है, तो -12 बराबर 1। अब हमें पता है x पर 9 है, y पर 12 है, यानी ऐसा लाइन है जहां पर हम बात करें तो x पर कितना है, तो 9 है, और y पर कितना है, ये ऐसी रेखा है, y पर कितनी है, तो -12। यहां से यहां 9, यहां से यहां 12, समझेंगे मेरी बात को। यहां से यहां 9, यहां से यहां 12, तो 9 और 12 कितने का चांप बनाता है, 15 का। तो 9 12 15 यूनिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरी बात को समझ गया आप। इंटरसेप्ट निकालने के कितने तरीके हैं, तो दो तरीके। ठीक है, इंटरसेप्ट निकालने के दो तरीके, x0 y0 करके, और दूसरा उसको फॉर्मूले में फिट करके, और उसके नीचे का जो चाप बनता है उससे निकालते हैं। ठीक, तो पहले हमने इंटरसेप्ट के बारे में जाना। अब इंटरसेप्ट का इस्तेमाल करके आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी रेखा है, उसका इंटरसेप्ट अगर पता है तो उससे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हम वो बात को जानते हैं। तो यहां पर हमें देखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, कहा जाता है कि द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज m एंड y इंटरसेप्ट इज c इज गिवन बाय। जैसे मानो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस पर क्या होता है, एक ऐसी लाइन इसको काटती है। इस लाइन का स्लोप दिया गया है, और ये कहा गया है कि y पर ये कितने का इंटरसेप्ट बना रही है, मैं आपको वो दे दे रहा हूं। तो इस लाइन का आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी अब आप जितने भी पॉइंट आगे पढ़ने वाले हैं, हर जगह आपको उस लाइन का इक्वेशन हम आपसे लिखवाएंगे। जैसे फिर से मेरे सवाल को समझिएगा, मेरा सवाल आपसे क्या है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पर क्या होता है, भूला बिसरा एक रेखा आता है और यहां से काट के चला जाता है, या ऐसे ना काट के हमारा ये रेखा ऐसे भी काट देता है। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस एक्सिस को काट रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ थीटा पे काट रहा होगा, और अगर थीटा नहीं काट रहा होगा तो जाहिर सी बात है इस लाइन का कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा, इस लाइन का कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा। ये लाइन कहां पर काट रहा है, तो x पर भी काट रहा है, y पर भी काट रहा है। x पर जितना काटेगा वो x का इंटरसेप्ट होगा, y पर जितना काटेगा वो y का इंटरसेप्ट होगा। x पर जितने दूरी पर काटेगा ये x का इंटरसेप्ट कहलाएगा, y पर जितने दूरी पे काटेगा y का इंटरसेप्ट। तो आपका एग्जामिनर आपसे करता ये है कि वो क्या करता है, आप बड़े ध्यान से समझिएगा, इस लाइन का स्लोप दे देता है और इस लाइन का y इंटरसेप्ट दे देता है, और कहता है बताओ इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा। एक बात माय डियर हमेशा समझ ले, जब भी आप कोई लाइन लिखते हैं ना, तो उसका एक इक्वेशन होता है, और वो इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी उसके x के साथ कोई वेरिएबल होगा, y के साथ कोई वेरिएबल होगा, और कोई कांस्टेंट टर्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 लिख सकते हो, 11x 7y, ठीक है, प्लस 121 बराबर 0, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो अपने फॉर्म में। तो दुनिया के जितने भी लाइनें हैं वो एक इक्वेशन में हैं, और हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली इक्वेशन निकालना ही सीखना होता है। इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके, पहला तरीका जो है वो आप पढ़ रहे हैं, ये आपने जितना पॉइंट पढ़ा है ना, यहाँ पर दोबारा से समझा दूं, ये आपने जितना पॉइंट यहाँ पढ़ा है ये सभी के सभी इक्वेशन निकालने के तरीके हैं। इसीलिए ऊपर लिखा गया है इक्वेशन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जब एक स्लोप दिया गया हो और एक इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन कैसे बताओगे, जब एक पॉइंट दिया गया होगा और एक स्लोप दिया होगा तो कैसे निकालोगे, जब दो पॉइंट दिए गए होंगे तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, जब सिर्फ इंटरसेप्ट दिए गए होंगे तो कैसे निकालोगे, और जनरल फॉर्म भी आपको बताएंगे। यानी ये 5 तरीके हैं किसी भी रेखा के इक्वेशन को निकालने का।
5 तरीके कुल मिलाकर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई एक स्लोप दिया गया होगा और एक इंटरसेप्ट दिया गया होगा और तब कहेगा इक्वेशन निकालने को। तो उस केस में हमेशा याद रखना आपका इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी, ये आपका इक्वेशन होता है। क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। जैसे जैसे जो जो पॉइंट हम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे लिखते चलेंगे, याद रखिएगा। y बराबर कितना? तो mx प्लस सी। अब बोलेंगे सर ये mx प्लस सी में, ठीक है, हमें पढ़ना है स्लोप और इंटरसेप्ट, तो यहाँ स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है, तो वो बातें यहां पर समझो। जैसे आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा यहां पर आपने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखा जाता है y बराबर mx प्लस सी या mx प्लस बी, जहां पर ये m शब्द स्लोप होता है और ये जो b या c यहां पर जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो y का इंटरसेप्ट होता है, y का प्रतिच्छेद होता है। समझ में आ गया? जैसे आपका एग्जामिनर क्या करेगा, एक ऐसा क्वेश्चन देगा, बोलेगा उस इक्वेशन बताओ, उस रेखा का इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप 5 है और y का इंटरसेप्ट कितना है? 12 है। ठीक है, और ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा वाला सही है, कौन इक्वेशन करेक्ट है। एक स्लोप देगा, एक इंटरसेप्ट देगा। दोबारा से समझिए, एक स्लोप देगा, एक इंटरसेप्ट देगा और बोलेगा इक्वेशन बताइए। तो आप बोलेंगे सर ने पढ़ाया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उन्होंने कहा था कि याद रखेंगे कभी भी अगर इक्वेशन लिखना हो तो y बराबर mx प्लस सी लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब एक स्लोप हमें दिया गया होता है और यहां पर एक हमारा इंटरसेप्ट दिया गया होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये कैसा इंटरसेप्ट है? तो y एक्सिस पर बना इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पर बना इंटरसेप्ट नहीं है, y एक्सिस पर बना इंटरसेप्ट है। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया ये। ठीक, तो हम यहां बताएंगे, वैल्यू रखेंगे y बराबर, स्लोप का मान कितना दिया गया है? तो 5, तो बोलेंगे 5 इंटू एक्स, और यहां इंटरसेप्ट का मान कितना दिया गया है? 12, तो यहां लिखेंगे y बराबर 5x प्लस 12, y बराबर 5x प्लस 12। अगर आप इधर लेकर आते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं y माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, y माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताओ? ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी मिला कि आपको आपका एग्जामिनर एक स्लोप देगा, एक ढलान देगा, ठीक है, और एक जो है प्रतिच्छेद देगा, और तब बोलेगा बताओ कि उस रेखा का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, उस रेखा का जो है समीकरण क्या होगा। समझ में आ गया बात? तो हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, स्लोप के जगह पर स्लोप और इंटरसेप्ट के जगह पर इंटरसेप्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 के जगह पर आप 21 देखिए, कहा गया है उस लाइन का इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप -1/3 है और y पर जो इंटरसेप्ट है वो कितने का है? 5 का है। ठीक है, y पर जो इंटरसेप्ट है वो कितने का है? 5 का है। तो बताइए इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल। आप बोलेंगे सर देखो इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है? तो y बराबर mx प्लस सी होता है। ठीक है, y के स्थान पर y को रखेंगे, m का मान कितना दिया गया है? तो बोलेंगे सर -1/3। x के जगह पर x को लिखेंगे, c का मान कितना दिया गया है? तो 5 दिया गया है, तो लिखेंगे यहां पर 5। समझ में आ गया? अब यहां पर ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो हमें सब में क्या करना होगा? सब में हमें 3 से गुना करना होगा। तो हम क्या करते हैं? सब में 3 से गुना लगाते हैं। तो 3y बराबर, यहां पर 3 से गुना करेंगे तो -x जमा 15। ठीक है, 3 से गुना लगाए तो 3y हो गया, यहां पर 3 से 3 कट जाएगा, यहां हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद हम इक्वेशन को लिखते हैं, तो सारे सभी संख्याओं को एक साथ और 0 को हम दाहिने साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 3y हो गया, -x इधर आकर +x हो जाएगा, 15 इधर आकर -15 बराबर 0। 3y जमा x माइनस 15, 3y 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 जमा x माइनस 15, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे भाई? कोई समस्या की बात
गौर से देखेंगे, बहुत बार क्या होगा, आपको लगेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आप सीधा देखेंगे 3y, लेकिन x और y देखना होता है। जैसे अभी हर्षिता ने आंसर गलत कर दिया, इस बातों का ध्यान रखना है पेपर में, आपका एग्जामिनर आपके भावनाओं के साथ खेल सकता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि जब आपको एक स्लोप दिया जाएगा, जब आपको एक इंटरसेप्ट दिया जाएगा, तो आप इक्वेशन कैसे बताएंगे। अब आपसे आपका एग्जामिनर पूछता है दूसरा नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट में वो आपसे क्या पूछेगा, तो दूसरा नंबर पॉइंट में आपसे बोलेगा कि जब हम तुमको एक पॉइंट देंगे और एक स्लोप देंगे, तब तुम बताना इक्वेशन कैसे निकालते हैं। मतलब आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, कहीं पर कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा, या मान लो ये लाइन दे दिया जाएगा, इस लाइन का कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा, इसी लाइन का आपको स्लोप दे दिया जाएगा, और बोलेगा कि बताओ उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। समझ में आ गया बात? दोबारा से समझो। जैसे आपका ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर ये लाइन है, ये लाइन का कोई भी एक पॉइंट यहां 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 कहीं भी एक पॉइंट दे सकता है उस लाइन का, और साथ में इस लाइन का स्लोप भी दे सकता है, साथ में इस लाइन का हमें स्लोप भी दे सकता है। मतलब अब देखो, पहले स्लोप देता था, इंटरसेप्ट देता था, अब स्लोप के साथ पॉइंट दे रहा है। दोबारा से समझो, आपको जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, मैं तब तक अच्छे से समझाऊंगा। स्लोप इंटरसेप्ट में हमने क्या पढ़ा, यही लाइन थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो ये भी वही लाइन पढ़ेंगे। यहां पर क्या होता था कि सवाल में हमें स्लोप दिया जाता था, यहां पर भी हमें स्लोप दिया जा रहा है। ठीक है, बस यहां क्या फर्क होता था, यहां पर हमारा एग्जामिनर हमें ये y का इंटरसेप्ट देता था कि y इंटरसेप्ट कितना है। ठीक है, y इंटरसेप्ट कितना है। अब यहां पर हमारा एग्जामिनर y का इंटरसेप्ट नहीं दे रहा है, बीच में कोई भी एक स्थित कोई एक पॉइंट दे देता है। जैसे मानो यहां पर उसने क्या कर दिया, पॉइंट दे दिया। ठीक है, और बोलेगा कि देखो इंटरसेप्ट था, स्लोप था, तो तुम इक्वेशन बोल दे रहे थे y बराबर mx प्लस सी। अब हम तुमको क्या करते हैं, तुमको एक पॉइंट दे देते हैं और तुमको एक स्लोप दे देते हैं। अब तुम बताओ इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। अब तुम बता दो इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो आप यहां पर सिंपल तरीके से आएंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, जो भी तुम पॉइंट दोगे उसका x और y दोनों का मान हमको दोगे। तो देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, जैसे मानिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसी बिंदु से होकर गुजरती है, एंड हुज स्लोप, और इस लाइन का स्लोप m दिया गया है। उस केस में अगर उस लाइन का हमको इक्वेशन लिखना है, तो हम लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस एम ऑन। या फिर आपने अभी यहां पीछे देखा था, आपने अभी पीछे देखा था कि जो हमारा स्लोप होता है, वो स्लोप को हम किसके बराबर लिखते हैं, तो m के बराबर। वो m को हम किसके बराबर लिखते हैं, तो tan थीटा के बराबर। और यही tan थीटा को आपने पीछे देखा भी था कि ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 हो जाता है। तो यही वाले फॉर्म को थोड़ा सा हम बदल कर यहां पर लिख देते हैं। यही वाले फॉर्म को m बराबर हमारा इतना हो जाता था, तो यही m बराबर क्या हो जाता है, जहां y2 दिया है उसको y मान लो, और y1 तो आपका एग्जामिनर देगा ही। जहां x2 दिया है उसको x मान लो, और यहां पर x1 तो आपका देगा ही। बस ये हो जाता है, ये हो जाता है हमारा फॉर्म। ठीक है, याद रखेंगे y बराबर mx प्लस सी ना होकर ये फॉर्म तब रहता है जब हमारा कोई स्लोप दे दे, इंटरसेप्ट दे दे। इसका इस्तेमाल ना करके फिर हम इक्वेशन को ऐसे निकालते हैं कि m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। y को हम इसीलिए रखते हैं ताकि वेरिएबल एक रखें, उसके फॉर्म में आए। x भी होता है, और ये x1 y1 क्या होता है, तो x1 y1 वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे मानो आपका एग्जामिनर कहा कि आपका पॉइंट का मान 2 और 3 है, और आपका स्लोप कितना है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहूं, आपका एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट का मान कितना है, तो उसने कहा आपका पॉइंट का मान 3 और 5 है, और आपका स्लोप कितना है, तो बोलेगा आपका स्लोप 5 है मान लो। बोलेगा इक्वेशन बताइए, इक्वेशन कितना होगा, व्हाट इज द इक्वेशन। आप कैसे इक्वेशन लिखेंगे, आप बोलेंगे देखो एक पॉइंट दिया गया है और एक स्लोप दिया गया है, तो सबसे शानदार इक्वेशन लिखने का तरीका m बराबर y माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस x1। समझ में आ गया मेरी बात को। m का मान कितना है, तो बोलेंगे सर m का मान यानी स्लोप 5 दिया गया है, y को y रहने देंगे, y1 के स्थान पर देखेंगे तो y1 का मान 5 है, x के स्थान पर x रहने देंगे, और x1 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, अब आप यहाँ गुना लगाइए, तो 5 इंटू x कितना हो जाएगा, 5x, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -15 बराबर y माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 5x
y को इधर लेकर आएंगे माइनस वाई, -15 में 5 जुड़ जाएगा, -15 में 5 जुड़ जाएगा तो -10 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन निकल कर चला आएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा इक्वेशन निकल के चला आएगा और ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो क्या आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म समझ में आया, जहां पर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, पॉइंट का मान होगा x1 y1 और आपको स्लोप, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, गिवन होंगे। तो उस केस में आप इक्वेशन हमेशा याद रखेंगे y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन बराबर m, जहां पर y1 और x1 आपको दिए गए होंगे और m आपको स्लोप दिया गया होगा। ठीक है, कोई समस्या की बात? तो चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। कहा गया उस रेखा का इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप -3 है और वो 2, -5 से क्या होती है, गुजरती है। 2, -5 से क्या होती है, गुजरती है। कोई समस्या? बताओ कैसे आंसर दोगे। 2, -5 से गुजर रही है। आप बोलेंगे सर हमने अभी याद किया है कि जब भी कोई पॉइंट और जब भी कोई स्लोप दिया जाएगा तो उसका जो स्लोप है, ठीक है, उसका जो इक्वेशन है वो लिखा जाता है m बराबर y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स वन। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे m बराबर y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x बराबर एक्स वन। स्लोप के स्थान पर कितना दिया गया है, तो -3। ठीक है, y के स्थान पर y रखेंगे, y1 का मान कितना दिया गया है, तो -5 दिया गया है। और हमारा x के स्थान पर x होगा, x1 का मान कितना है, तो 2 है। अब यहाँ गुना लगाइए, -3 इंटू एक्स -3x, -3 को -2 के साथ 6 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इस 3 को उधर लेकर जाइए तो बोलेंगे y तो उधर पॉजिटिव में है, 3x भी हमारा उधर पॉजिटिव में हो जाएगा, 5 है और उधर जाएगा तो -1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो y प्लस 3x माइनस 1, y प्लस 3x माइनस 1, y प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बता दीजिए। हर्ष कह रहे हैं सर एंकर्स बैच में पाइप एंड सिस्टम की शीट और नोट्स तो हैं पर क्लासेस मिसिंग हैं। ठीक है हर्ष, एक बार हम देख लेंगे पाइप एंड सिस्टम का क्या इशू है। ठीक है, आई विल नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए 22 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सेम तरीके से आपको कहा गया है उस रेखा का इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप दिया गया है और पॉइंट दिया गया है। मतलब मैंने क्या किया है कि हर एक थ्योरी को रखा है, उस थ्योरी के साथ पर्टिकुलर उसी पर 2 क्वेश्चन अटैच किए हैं ताकि आपको थ्योरी का पॉइंट वो साथ के साथ क्लियर होते चले। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सेम तरीके से स्लोप दिया गया है और बोला गया है वो इस बिंदु से पास करे। ठीक है, वो इस बिंदु से पास कर रही है तो बताइए क्या होगा। आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ऐसे केस में इक्वेशन बराबर m बराबर y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्लोप कितना दिया गया है बताइए, तो स्लोप हमारा 2/3 है। कोई समस्या की बात? y के स्थान पर y रखेंगे, y1 का मान कितना है, तो बोलेंगे सर y1 का मान हमारा 5 है, तो y1 का मान हम कितना रखेंगे, 5। ठीक है, y1 का मान कितना रखेंगे, 5। x1 का मान देखो तो x माइनस x1 का मान कितना है, -3। बस काम खत्म। 2 को x के साथ देखो, माइनस और -3 कितना हो जाएगा, तो माइनस और -3 यहाँ सीधा का सीधा प्लस हो जाएगा। 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x और इंटू 3 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 15। समझ में आ गया मेरी बात? यहाँ पर लिखेंगे 2x, y को इधर घसीट दो यहाँ पे, तो 2x माइनस 3y और ये 15 को इधर लेकर आ जाओ, प्लस 21 बराबर 0। लिख सकते हो 2x माइनस 3y प्लस 21 बराबर 0। तो 2x माइनस 3y और ये प्लस का उधर 21 चला जाएगा तो बराबर होगा -21 के, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2x माइनस 3y, ठीक है, उस 21 को इधर लेकर आ जाओ तो क्या बन जाएगा, प्लस 21 बराबर 0। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो ये होगा वो करेक्ट होगा। बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन बताना है जिसका स्लोप 5 है और वो पास करता है पॉइंट 2 से और 7 है। तो क्या इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, बताइए। स्लोप दिया गया है, इक्वेशन दिया, स्लोप दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, इक्वेशन बताना है, बताइए। आंसर दे सकते हैं? चलिए जरा जल्दी से आंसर दीजिए, एक बार पेन कॉपी उठाइए। 3 क्वेश्चन हमने करवा दिए, चौथा क्वेश्चन इसी के ऊपर है, बनाइए। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, CHSL में पूछे गए हैं।
स्लोप 5 है, पॉइंट दिया गया है 2,7। बताइए कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सेम तरीके से m बराबर क्या होगा सर, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x माइनस x1 हो जाएगा। m का मान कितना है? तो बोलेंगे सर 5 है, और y माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस हो जाएगा हमारा 2 के। यहां पर लिखेंगे 5x माइनस 10 बराबर होगा y माइनस 7 के। ठीक है, 5x का हमने लिख दिया 5x, y का यहां लिख दिया y, यहां पर आ जाएगा तो हो जाएगा -3 बराबर 0। 5x माइनस वाई माइनस 3, 5x माइनस वाई, और ये 3 उधर है, यानी इसका भी आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। बहुत शानदार अमीशा, बिट्टू, अमीशा, हर्षिता यादव, बहुत शानदार भाई, सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बच्चे हैं। ठीक है, तो याद रखिए हमने कौन कौन सा पॉइंट क्लियर कर लिया? हमने यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। ठीक है, बार बार जब जब हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाएंगे तब तब हम आपको याद दिलाएंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट हमने पढ़ लिया था कि y बराबर mx प्लस सी होता है। फिर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ लिया। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने क्या पढ़ा कि m बराबर कैसे लिखते हैं? तो m बराबर y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x माइनस x1, जहां पर हमारा एग्जामिनर हमको स्लोप देता है और एक पॉइंट का इक्वेशन, पॉइंट का दोनों वैल्यू देता है और हमें इक्वेशन बनाना होता है। यहां पर हमारा एग्जामिनर स्लोप की वैल्यू देता है, इंटरसेप्ट का मान देता है। अब हम पढ़ते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होगा? आपका एग्जामिनर जो है ज्यादा होशियार बनेगा। ठीक है, आपको एक मान लो कि ऐसा एक्सिस है, ये लाइन दे देगा, बोलेगा ये लाइन है जो इसको काटती है, इसका एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, और इस दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करके तुम बता दो कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो माय डियर अभी तुरंत अपने कॉपी में एक बात को नोट कर लीजिए कि जब भी किसी रेखा का 2 पॉइंट हमें मिल जाता है तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, और जब स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, जब स्लोप निकाल लेंगे तो उसके बाद उस लाइन की हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब भी कोई, देखो, अगर कोई भी रेखा का आपको अगर उसका स्लोप पता करना है ना, उसका ढलान पता करना है, तो उसकी 2 पॉइंट कम से कम दी होनी चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट। ठीक है, जैसे मानो मैं आपको कह रहा हूं ये मेरा क्या हो गया, यहां पर मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में मुझे क्या करना है? तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसे मानिए एक लाइन आपको ऐसे बना के दे दिया है आपका एग्जामिनर, ये मान लो ये लाइन बनाकर उसने दे दिया है। अब ये लाइन में अगर मैं आपको अकेला सिर्फ एक पॉइंट कह दूं ना, मान लो ये पॉइंट को मैं कह देता हूं कि ये 5,5 है। ठीक है, ये कितना है? 5,5 है। तो इस अकेले लाइन के दम पे आप इसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं, अकेले एक पॉइंट के दम पे आप इसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। कम से कम आपको 2 पॉइंट दी होनी चाहिए। अगर आपको 2 पॉइंट दिया गया है तो आप इसका इक्वेशन बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। वो दूसरा पॉइंट यहां वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। इस लाइन पर ही होगा, लेकिन वो कोई भी पॉइंट होगा। वो कोई भी पॉइंट अगर हमें दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे? हम उसका इक्वेशन बता पाएंगे। तो जैसे मानो कि अगर मेरा ये पहला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहूं कि ये x1, y1 है। ठीक है, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं कहूं कि x2, y2 है। ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो हम भाई साहब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले यहां पर इस बात को समझेंगे। सबसे पहले अगर ये 2 पॉइंट दिए गए हैं तो इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे? तो इसके आधार पर हम स्लोप निकालेंगे। अभी आपको पीछे बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट के 2 पॉइंट दिए गए होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। याद आ रहा है स्लोप कैसे निकालते हैं? तो y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बोलो याद आ रहा है या भूल गए? अभी कुछ देर पहले आप लोगों से ऐसा स्लोप हमने निकलवाया था, याद करो। स्लोप निकालने के 2 तरीके, या तो हमें थीटा दिया गया होगा तो हम निकाल लेंगे, या फिर अगर हमें 2 पॉइंट दिया होगा तो हम उसके आधार पर स्लोप को निकाल लेंगे। जैसे यहां पर देखो साफ तौर पर आपको बताया था स्लोप निकालिए उस रेखा का जिसके 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो आप m बराबर y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 आपने निकाला था। यानी 2 बिंदु दी गई होती है ना, 2 पॉइंट 2 कोऑर्डिनेट दिए गए होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उनका स्लोप निकाल सकते हैं। अब जब इस रेखा का स्लोप हमको पता चल गया,
और इस रेखा का दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पता है, तो क्या ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया? 2 नंबर वाली प्रॉपर्टी बन गई कि नहीं बन गई? 2 नंबर वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी? 2 नंबर वाली प्रॉपर्टी इतना कहती थी कि बेटा हमको खाली तुम एक स्लोप दे दो, इस रेखा का तुम हमको स्लोप दे दो और कोई भी एक पॉइंट दे दो, हम इक्वेशन बना के दिखा देंगे। एग्जामिनर आपको दोनों पॉइंट दिया, उस दोनों पॉइंट की मदद से आपने स्लोप लगा दिया। अब इस स्लोप का आप इस पॉइंट के साथ रिलेशन लगा दो या इस स्लोप का आप इस पॉइंट के साथ रिलेशन लगा दो, किसी के साथ रिलेशन लगा के इक्वेशन बना दो। अब बोलोगे सर स्लोप का पॉइंट के साथ रिलेशन लगाकर इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो अभी बताओ, यहां पर कुछ देर पहले ही तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताना जरा जल्दी से, कि m बराबर क्या होता है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। कुछ याद आ रहा है या भूल गए? यही तो पॉइंट नंबर 2 था, जहां स्लोप दिया गया होता था और एक पॉइंट दिए गए होते थे। बताओ यहां पर, तो आप इसका संबंध m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, या फिर इसी m को कैसे लिख सकते हो? तो इसी m को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 लिख सकते हो यहां पर। अब यही m इसके बराबर और यही m इसके बराबर, समझ में आ रहा है? तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? बताओ, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? और हम जब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हम साफ तौर पर ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यानी हम ऐसा कहेंगे कि एक हम अपने पॉइंट से, एक हम अपने मन से एक पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट को मान लो हम x, y मान लेते हैं। तो हमने यहां पर ये कहा कि अगर ये लाइन है, गौर से समझिएगा मेरी बात को, आपको याद कराने का तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है? अगर यहां पर एक पॉइंट है x और y नाम का, तो मैंने कहा कि देखो इसका जो स्लोप होगा ना, वही इसके स्लोप के बराबर होगा। इनका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है? और यहां पर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो x माइनस x2 या x माइनस x1 डिवाइडेड बाई y माइनस y1। जब भी ऐसा दिया जाए, इस बात को समझिएगा, आप ऐसा क्यों इक्वेशन लिखते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए ना कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। तो होता क्या है कि आपका एग्जामिनर आपसे बस इतना कहता है कि ये तुम्हारा एक लाइन है, यहां पर एक तुम्हारा पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट 2 और 3 है, ठीक है? और तुम्हें इसका मैं स्लोप दे दे रहा हूं, तुम इक्वेशन बनाओ। तो आप पता है क्या करते थे? आप बोलते थे कि मैं अपने मन से एक पॉइंट यहां पर लेता हूं, उस पॉइंट का मान मैं x, y रखता हूं, ठीक है? मैं अपने मन से एक पॉइंट लेता हूं, उस पॉइंट का मान मैं x, y रखता हूं। तो अगर मुझे यहां पर स्लोप निकालना होगा तो मैं स्लोप को क्या लिखूंगा? मैं स्लोप को बोलूंगा कि मेरा स्लोप जो आएगा y माइनस 3, ठीक है? y माइनस, हम उस 3 को क्या लिख सकते हैं? y1 लिख सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो x माइनस x1। और ये स्लोप आपका एग्जामिनर देता था, तो ये हो जाता था स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या हो जाता था? स्लोप पॉइंट फॉर्म। कल के दिन आपका एग्जामिनर सेम काम करता है, और वो क्या करता है? स्लोप नहीं देता। अब वो क्या करता है? 2 पॉइंट दे देता है। पॉइंट नंबर 1 का मान हो जाता है x1, y1, और पॉइंट नंबर 2 का मान हो जाता है x2, y2, ठीक है? और बोलता है चलो इक्वेशन बताओ। सेम काम हम अब भी करेंगे। हम अपने तरफ से एक पॉइंट मान लो ले लेंगे x, y, और हम कहेंगे तुम दोनों जितना स्लोप बनाओ। यार एक लाइन का कभी अलग अलग स्लोप हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इस लाइन का स्लोप 5 है, तो इसके ऊपर 10 लाइनें आएंगी या 10 पॉइंट आएगी ना, तो हर पॉइंट से स्लोप निकालोगे तो 5 ही आएगा। समझ में आ गया? एक लाइन के कभी अलग अलग स्लोप हो ही नहीं सकते। तो पहले इन 2 कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके हमने स्लोप निकाला। तो वो कैसे निकाला? हमने कहा उनका स्लोप आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। फिर हमने इन दोनों का इस्तेमाल करके स्लोप निकाला, या फिर इसका और आखिरी वाले का इस्तेमाल करके स्लोप निकाला। तो हमने कहा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई y माइनस y1, सॉरी y को ऊपर रखेंगे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। ये इसका स्लोप हो गया, और दोनों स्लोप क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये तरीका हम कब लगाते हैं? जब हमारे 2 पॉइंट दिए गए होते हैं। तो जरा आ जाइए अपने सवाल पे। सवाल में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना एंड इतना। और अभी पीछे क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन इससे पास कर रही है तो उसका स्लोप बताओ। अब पूछ रहा है अब उसका इक्वेशन बताओ।
ठीक है। तो स्लोप बताना होता है तो 7 में से 5 और 2/1 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमसे नहीं पूछा है कि हमें जो है इक्वेशन, हमें बोला है इक्वेशन बताने को। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा आपको इस सवाल को हल करने का। पहला तरीका तो आप जो है सीधा का सीधा बोलेंगे कि सर फॉर्मूला होता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। समझ में आ गया बात। y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y का मान नहीं दिया गया होता है तो y को y रखेंगे। y1 यानी पहला वाला पॉइंट कितना है तो 5 है। x का मान नहीं दिया, x रखेंगे। x1 का मान कितना है तो -1, -1 यहाँ प्लस बना देगा। 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 माइनस -1 कितना बना देगा तो 3 बना देगा। आमने सामने गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 3y माइनस 15 बराबर 2x जमा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर रखेंगे 3y, यहां आ जाएगा -2x और ये जनाब इधर आ जाएंगे तो -17 बराबर 0। इक्वेशन निकल गया कि नहीं निकल गया। 3y माइनस 2x माइनस 17। ठीक है, 3y माइनस 2x माइनस 17। ठीक, या इसमें अगर आप मान लो कि सभी को दाहिने साइड लेके चले जाओ तो वहां पर क्या होगा कि x पॉजिटिव में आ जाएगा, y वाला नेगेटिव में आ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2x माइनस 3y प्लस 17 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 17 बराबर 0। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आप लोगों को इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप उसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो समझिए। ठीक है, आप उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, आप ऑप्शन की सहायता लेके कर सकते हैं। असल में हम क्या करते हैं समझिएगा मेरे बात को। असल में बस हम सवाल में यही तो करते हैं कि दोनों का देखो, अगर मानो यहाँ पर एक लाइन है और इस लाइन पर अनंत सारी पॉइंट हैं तो हर पॉइंट की वजह से जो स्लोप आएगा वो बराबर आएगा। ये बात तो आपको पता है, अच्छे से पता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनका स्लोप निकाला। इनका स्लोप कैसे निकाला तो हमने कहा भैया m बराबर कितना आएगा तो m बराबर 7 में से 5 गया। ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई और 2 में से -1 और -1 यानी 3 हो जाएगा। यहां से स्लोप कितना आया तो यहां से हमारा स्लोप 2/3 आया। स्लोप कितना आया, 2/3 आया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन का स्लोप जो है वो 2/3 आ रहा है। कौन से ऑप्शन का स्लोप 2/3 आ रहा है। आप बोलोगे सर कौन से इक्वेशन का स्लोप 2/3 आ रहा है, तो आप खुद बताओ। आपका जो इक्वेशन होता है वो y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में होता है, जहां पर ये m जो होता है वो क्या होता है, यही m हमारा क्या कहलाता है तो स्लोप कहलाता है। यही m हमारा क्या कहलाता है, स्लोप। यानी अगर यहाँ पर स्लोप 2/3 आया है तो इस इक्वेशन का जो भी यहाँ करेक्ट आंसर होगा उसका स्लोप जो है वो 2/3 आना चाहिए, उसका ढलान 2/3 आना चाहिए। हम सभी इक्वेशंस को जो है देखो, अब जैसे मानो कल के दिन क्या होगा, आपको यहां समझना होगा कि आपको जो भी इक्वेशन दिए गए होंगे उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। y को अकेला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, y को अकेला छोड़ना पड़ेगा और x को दाहिने साइड लेकर जाना पड़ेगा। तो मानो यहां पर अगर ये सभी इक्वेशन को मैं उस फॉर्म में लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो अगर आप ऐसे समझ लो कि आपको यहां पर देखो, अगर आपको मानो स्लोप निकालना है किसी भी इक्वेशन का, यहां 4 इक्वेशन दिए गए हैं उनका स्लोप निकालना है, तो आपको काम हमेशा करना पड़ेगा कि y को आप उधर लेकर चले गए और x के कोएफिशिएंट के साथ आपने क्या कर दिया, x के कोएफिशिएंट के साथ आपने इसको भाग कर दिया। ठीक है, तो जब आप मानो कि y को आप उधर लेकर चले गए तो आपका वो 3y हो गया। 3y हो गया कि नहीं हो गया, x के साथ 2 है और उसका 3 भाग कर देगा तो यहां पर स्लोप आ जाएगा 2/3। उसी तरीके से आप 3 को उधर लेकर चले गए तो वो -3 हो गया और -3 से सब में भाग लगाएंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा -2/3। ठीक है, y को इधर ही रहने दो, x को उधर लेकर चले जाओ तो -2/3 इसका भी स्लोप आएगा। चौथे का कितना आएगा, 3 को उधर भेजो और 2/3, यानी हमारे क्वेश्चन का 2/3 स्लोप था और इनके भी 2/3 ही होंगे। लेकिन यहाँ 2 इक्वेशन है,
और 2 इक्वेशन है जिनके स्लोप कितने हैं, तो 2 इक्वेशन है जिनके स्लोप 2/3 है। एक पहला इक्वेशन है और एक चौथा इक्वेशन है, मतलब पहला भी आंसर हो सकता है, चौथा भी। लेकिन कैसे, तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे स्लोप से नहीं पता कर पाए तो आप एक और तरीका लगा सकते हो। और वो तरीका पता है क्या लगा सकते हो, इजी फॉर्म बताएं, इसमें से पॉइंट को इनमें रखो, जो भी पॉइंट इस 2 इक्वेशंस या दिए गए इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि अगर मानिए ये एक रेखा है, ठीक है, और इस रेखा का एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, समझेंगे मेरी बात को। इस रेखा का एक इक्वेशन है और वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। तो यहां पर आप दुनिया के फैक्ट्री के जितने भी पॉइंट है सब डालते जाओगे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते जाएगा। जितने भी पॉइंट होंगे जो इस लाइन पर होंगे वो इस इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अगर ये पॉइंट, अगर मानो हमारा आंसर नंबर डी है, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन के लिए है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी तरीके से ये भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बहुत बार मैं क्या होता था, खुद मॉक टेस्ट दे रहा होता था और ऐसे जितने सवाल आते थे ना, तो मैं बस एक ही बात जानता था कि भैया उस पॉइंट को इक्वेशन में डालो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर। उतना फुर्सत नहीं है बैठकर इक्वेशन निकालने का, तो बस बढ़िया काम एक ही आ जाता है हमारे पास, और वो क्या होता है कि आपको क्या करना है, तो बस यहां पर पॉइंट को इसमें रखना है। जैसे मानो आपने यहां पर रखा 2 और 7, x के जगह पर 2 रखा तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और y के जगह पर 7 रखा तो 3 इंटू 7 कितना हो गया, -21। यहां पर कितना आ जाएगा, तो 2 4 और ये हो जाएगा -17। -17 कभी 0 होता है, नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी तरीके से दूसरे में रखिए, तीसरे में रखिए, चौथे में रखिए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -21। यहां आएगा -17, यहां है +17, -17 में +17 जोड़ने पर 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। पीछे के आपने जितने सवाल किए हैं ना, जितने भी इक्वेशन वाले सवाल, जैसे यहां बोला था उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इससे पास करता है, कोई बात नहीं भाई, 2 और 7 यहां पर रख दो, देखो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर है। क्योंकि अगर ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सीधा सा बात है। अगर आपको नहीं आता है तो सबसे 1 सेकंड का सॉल्यूशन यही है कि वैल्यू को रखिए और आंसर पाइए। पीछे के जितने सवाल हो गए आप उसमें ये ट्रिक अपना सकते हैं। यहां पर भी जैसे -3 और 5 से पास कर रहा है, आप -3 5 रखो 4 ऑप्शंस में, जो ऑप्शंस आपका सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। यहां पर भी उसी तरीके से 2 और -5 रखो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने कितने पॉइंट पढ़े, कुल मिलाकर हमने 3 पॉइंट पढ़े, और 3 पॉइंट क्या क्या पढ़े, दोबारा से रिवाइज में आपको करा रहा हूं, ठीक है। हमने यहां पर पढ़ा कि अगर कोई स्लोप दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, तो इक्वेशन y बराबर mx प्लस c। अगर कोई पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है तो इक्वेशन y बराबर m बराबर, ठीक है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस y1। फिर तीसरा हमने पढ़ा कि अगर हमें सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए होंगे तो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हमने पढ़ा तीसरा नंबर पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमने अभी इस वीडियो में कवर किए, समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर जो क्लास है उसमें आपको एक और क्लास लाइव दिखा रहा होगा, क्लास नंबर 3 के नाम से, उसमें आ जाइए। फिर आगे के जो पॉइंट्स हैं हम उसमें कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप कायदे से पढ़ेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा। और ये तो आपका एग्जाम में फ्री फंड का नंबर देता है। सीजीएल के मेंस में पिछले साल 2019 में 2 सवाल आए थे, 2018 में हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आए थे। सोचो, किसी किसी शिफ्ट में 2 था, किसी किसी में 3 था, मतलब 6 नंबर आपके फ्री फंड के आपको मेंस में मिलने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ थोड़े से टॉपिक को कवर करने से, ठीक है। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतने आते हैं तो आप आराम से कवर अप करिए। नेक्स्ट वीडियो में लाइव आ जाइए सभी जल्दी से।